परम आदरणीय मोदी जी, एक बार इसी प्रकार इंग्लैंड के किसानों ने हमारे किसानों की तरह सत्याग्रह किया था। सबने जाके अपने प्रधानमंत्री से बात की कि हम इस टोटे के बिजनेस को नहीं करना चाहते, इसलिए हम खेती का काम छोड़कर हम अपने दूसरे काम को संभालेंगे जिसको हम आराम से कर सकें, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। 100-200 रुपये के का प्लेट खरीद कर कहीं बैठ के अगर हम चाय बनाएंगे तो भी हम रोटी खा सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकते हैं। या हम कहीं 100-200 रुपये की कोई कपड़े सिलने की मशीन लेके बैठ जाएं तो भी अपने बच्चों को पाल सकते हैं। जबकि लाखों हजारों करोड़ की संपत्ति को प्रयोग करके भी हम देश का पेट तो पाल सकते हैं, लेकिन अपना पेट नहीं पाल सकते। हम अपनी जितनी मेहनत करते हैं उसका पैसा हमें प्राप्त नहीं होता। 8 वर्ष के बच्चे से लेके 80 वर्ष के बूढ़े तक के खून और पसीने से हम पौधे को सींचते हैं, और उसमें और भी लागत खाद की, पानी की, बीज की लगती है। सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ लें और उस मेहनत को देखें तो हमें उसका चौथाई पैसा भी नहीं मिलता, वो भी जब भगवान की कृपा बारिश की हो जाए तो। हम इस टोटे के बिजनेस को नहीं करना चाहते, इसलिए हम दूसरा काम करेंगे। वहाँ के प्रधानमंत्री ने उसी वक्त अपने देश के सब पूंजीपतियों को बुलाया और बुलाकर उनसे पूछा कि आप चांदी सोने की रोटी खा सकते हो जो कि आपके पास है? जी नहीं, हम रोटी तो अनाज की खा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता तो बाहर मेरे द्वार पर बैठा है और वो कहता है कि मैं इस टोटे के बिजनेस को नहीं करना चाहता। अगर आपने अनाज की रोटी खानी है तो आपने उसके टोटे के बिजनेस को नफ़े में बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने पूंजीपतियों पर एक किसान टैक्स लगाया। वो टैक्स इतना था कि जितना किसान अपने खेत में पैदा करता था उतने ही धन के मुकाबले में गवर्नमेंट उसको देती थी, ताकि उसका बिजनेस, उसकी खेती का काम नफ़े में बदल जाए। बड़े प्रसन्न होके किसानों ने अपने देश की सेवा की, और वो देश इतना सबल देश था, इतने सबल थे वे प्रधानमंत्री जी, जिनके देश में कभी सूर्य नहीं छिपता था। आप जानते हैं आपकी औकात उनके सामने कितनी है। ये वही किसान है जिसकी भाषा को आप नहीं समझ सके, वो ताकतवर देश के ताकतवर प्रधानमंत्री ने समझी और 5 मिनट में फैसला कर दिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए कि आपने जिस प्रकार से इस कुर्सी को हासिल किया है आप अच्छी तरह जानते हैं। इस कुर्सी का आधार जो है, राष्ट्र के अंदर सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे और जाति पाति के झगड़ों से आपने जो है एक अंधविश्वासी धर्म, हिंदू धर्म के लोगों को अपने पीछे कर लिया। आप सोचते हैं कि अब ये फार्मूला सारे समय मेरा चलता रहेगा, सारी उम्र चलता रहेगा। नहीं मोदी जी, ये फेल हो चुका है। किसानों ने अच्छी तरह देश की आंखें खोल दी है। किसानों ने अच्छी तरह ये सिद्ध कर दिया है कि आपका जो ये फार्मूला था अब नहीं चलेगा। आप गोधरा कांड ले लीजिए, पुलवामा कांड ले लीजिए, अभी चीन में कुछ हमारे नौजवान भाई शहीद हुए, फौजी भाई बिहार के थे क्योंकि बिहार में चुनाव था। और या कोई भी जो आपने मैच फिक्सिंग करके आप चलते हैं, चाइना आप और ये अमेरिका और पाकिस्तान मैच फिक्सिंग से राज करना चाहते हैं, इधर का उधर दिखा दिया कि हमारी बहादुरी ये है, जो कि आप चीन को नहीं दिखा पाए, चीन को अपनी आंखें नहीं दिखा पाए। तो ये मैच फिक्सिंग से जो आप, और इधर सांप्रदायिकता या दूसरी नफरतों से आप अपने राज को चला रहे हैं, आप इस कुर्सी पर आ जाते हैं। ये फार्मूला अब ख़त्म हो चुका है। आप जाके देखिए
इन किसान भाइयों के पास, वहाँ आप देखेंगे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक थाली में रोटी खाते हैं। 3600 कौम इकट्ठी हो चुकी है और नफरत जो एक दूसरे के प्रति होती थी, जिसको आप अपना एक हथियार समझते थे, वो आपका हथियार इन्होंने बहुत गहराई से दफना दिया है। अब आप देखते हैं कि आपकी इन सारी हरकतों को सारा हिंदुस्तान समझ चुका है। आपकी ये हरकतें, जिनके ऊपर आपको कभी सज़ा नहीं हुई, ये देशद्रोही हरकतें थी, इन पे सज़ा होनी चाहिए थी। उसका कारण हम अच्छी तरह समझते हैं। अब हमारी वो स्वतंत्र संस्थाएं जो आज़ाद भारत में थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव इलेक्शन कमीशन है, और ये CBI, ED वगैरह जो भी हैं, ये सारी संस्थाएं आपके बंधक बन चुके थे। आज इनकी भी आंखें खुल गई हैं। इनको मैं बताऊं कि आपका हर कर्म, उसकी कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, जो कभी भी कोर्ट में जाएं तो आपको कोई माफ़ नहीं कर सकता। आपको याद होगा आरुषि खान, उसके माता पिता डॉक्टर होते थे। आरुषि की हत्या हो गई और घर में एक नौकर था, उसकी भी हत्या हो गई। और जब उन्होंने देखा, डॉक्टर दंपति ने, कि दोनों मारे गए, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस में केस किया और सालों ये मुकदमा चला। आखिर में हालातों की गवाहियों के ऊपर उस लड़के के माता पिता की सज़ा हुई थी। तलवार दंपति, जो एक बड़ा हिस्टोरिक केस है हिंदुस्तान का, आपने खूब पढ़ा होगा। क्यों सज़ा हुई थी? कि अंदर से दरवाज़ा बंद, अंदर से जीना बंद, ना आदमी ऊपर से आ सकता, ना बाहर से आ सकता, तो किसने उनको मारा? हालात ये गवाही दे रहे थे। उसने मारा जो घर में थे। घर में सिर्फ तलवार दंपति था, दोनों मियाँ बीबी थे। उन दोनों की सज़ा हुई केवल हालातों की गवाहियों पर, क्योंकि हालात कभी झूठ नहीं बोलते, इंसान झूठ बोल सकता है। इसी प्रकार आप गोधरा कांड की और उसके बाद जो कुछ ये सांप्रदायिक दंगे हुए, उनकी हालातों की विटनेस क्या कहती है? किसको लाभ हुआ उन सारी हरकतों से, और क्यों करवाई, किसने करवाई? ये हालात बताते हैं कि उसके करवाने वाले आप थे। इसी प्रकार पुलवामा कांड, वो तो आपके मित्र, जो ये एक पत्रकार हैं गोस्वामी जी, उन्होंने खोल दिया आपका सारा भेद। लेकिन मैं भी बताता हूँ। आप बताइए, पुलवामा कांड में इतना जो RDX वगैरह जो भी यूज किया गया, हमारे 40-45 नौजवानों को शहीद कर दिया, और जबकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमें खतरा है, हमें जहाज़ के द्वारा वहाँ पहुँचाया जाए जहाँ पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन आप और आपके होम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हालात बताते हैं कि आप चुनाव हारने जा रहे थे, कुछ न कुछ तो आपने करना ही था। वो उसकी आप आज तक इंक्वायरी नहीं करा सके, आज तक नहीं बता सके कि पुलवामा कांड किसने किया था। आप पुलवामा कांड नहीं करते तो आप कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करते, कैसे हिंदुस्तान की उस अंधी बेचारी जो नागरिक हैं, अंधविश्वासी हैं, जो अंधविश्वासी हैं हिंदू धर्म के लिए भी, जाति पाति के लिए भी, उनकी वोटों को कैसे अपनी तरफ लुभा के दोबारा प्रधानमंत्री बनते। इस प्रकार आपकी हर हरकत के आपके हालात गवाह हैं कि ये कांड किसने करवाया। आपकी चाहे कोई भी हरकत है, आप एक ऐसी हरकत बता दीजिए जो आपके राजनीतिक स्वार्थ के बगैर आपने की हो, देश के लिए एक भी गिनवा दीजिए। मैं सदैव सदैव के लिए आपका गुलाम बन के आपकी जूती साफ करूँगा। आपको मोदी जी मैं बताना चाहता हूँ, ये हरकतें कभी बच नहीं सकती, मरने के बाद भी इनकी सज़ा मिलती है। आप तो इतिहास के बहुत ज्ञाता हैं, हिस्ट्री के बहुत जानकार हैं, PhD हैं। आप जानते हैं, आपको याद होगा, इंग्लैंड के अंदर एक क्रैमवेल नाम के प्रधानमंत्री होते थे, बहुत ही बढ़िया देश के लिए प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और उन्होंने उन कामों में कभी ऐसा कोई गलत काम भी कर दिया होगा। आप जानते हैं कि सारी दुनिया उसको पूछती थी, क्योंकि वे प्रजातंत्र के पैदा करने वाले थे,
दुनिया में प्रजातंत्र को लाने वाले थे। उनके मरने के 100 साल बाद उनका जीवन एक जगह डिस्कस होया, कहीं पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठे उसके ऊपर, और पता चला कि ये छोटा जरूर था लेकिन ये काम राष्ट्रद्रोह था। उसमें उसकी सजा हुई, पार्लियामेंट ने उनको सजाए मौत दी और क्रिमिनल की स्याही कब्रिस्तान से हड्डियाँ निकालकर मसनवी फांसी देकर समुद्र में फेंक दिया था। तो मोदी जी जरा होश में आओ, इतिहास कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। आप अपनी गलतियां मांगें और किसान के आंदोलन को समझें। अगर 10 दिन का आंदोलन ये और चल गया तो हिंदुस्तान के हक में तो होगा, लेकिन आपकी राजनीति कोसों दूर चली जाए। आपकी राजनीति कोई देश को बनाने वाली नहीं है, देश को डुबोने वाली है। आप जानते हैं कि 10 दिन अगर ये चल गया तो आपके बारे में सारी दुनिया तो जान जाएगी, सारा हिंदुस्तान का गरीब से गरीब और दूर से दूर का नागरिक भी समझ जाएगा कि आपकी पार्टी और आपका आरएसएस क्या है। मोदी जी, आप तो डूब लिए, इस पार्टी को मत डुबो, क्योंकि मैंने भी इस पार्टी से चुनाव लड़ा था। मेरे और आप में इतना फर्क था कि मैं हार गया था और तुम जीत गए। इस पार्टी और अपनी जिस माता पिता या देवता जिस आरएसएस को समझते हो उसमें भी दया करिए, उसको समाज अपने आप देखेगा। कम से कम आप तो उसकी मौत का कारण ना बने। अब मोदी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किससे आपकी लड़ाई है। ये किसान वो किसान नहीं है जिसे आम तुम अनपढ़ और बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हो। ये किसान तपस्या के बल पर खेत में हल चलाता है, धरती का पेट पाड़ के हमें रोटी खिलाता है और आप भूखा रह जाता है। ये बहुत तपस्वी है। हिंदुस्तान का किसान अन्नदाता जो भगवान के नाम होता है, वाकई में ये भगवान है। हमारा पेट पालता है, आप भूखा रहकर भी जिंदा रहता है। आज आपने इनको तपस्या करने का मौका दिया, ऐसी जगह तपस्या करने का मौका दिया जिस तपस्या को हिंदुस्तान के सबसे पहले कर्मयोगी ने किया था। वो कर्मयोगी थे भगवान कृष्ण, जिनका जन्म ही जेल में हुआ था। ये उसके फॉलोवर हैं। उसने भी बहुत तगड़ी बारिश के अंदर नदी पार करके उनके पिताजी गोकुल छोड़ के आए थे, वो सारी तपस्या इन्होंने यहाँ करके देख ली। अब इन तपस्वियों से आप मुकाबला नहीं कर सकते, केवल सिर झुकाकर माफ़ी मांग सकते हैं। आपके जो भी इनकी डिमांड्स हैं, ये काले कानून वापस लें और दूसरी डिमांड एमएसपी की जो कानून बनवाना चाहते वो कानून बना दें और हिंदुस्तान की इस कुर्सी से त्याग पत्र दे दे, क्योंकि अब आप इतने कमज़ोर पड़ गए हो कि आपके सैकड़ों जो आपकी पार्टी के एमपी पार्लियामेंट में हैं वो भी विरोध करने लग गए और वो भी अब आपका साथ छोड़ गए। यद्यपि आपने पूंजीपतियों की मदद से 303 एमपीओ को बनाया, मैं ये मानता हूँ, लेकिन आप ये भी मत भूलें कि इनमें 250 वो एमपी हैं जो अडानी और अंबानी के पैसों से डायरेक्ट बने थे, डायरेक्ट टिकट मांगी थी इन्होंने, और 100 आदमी वैसे फेल हो गए। तो आपको इससे पहले कि कोई निकाले, आप स्वयं इस गद्दी से अपना इस्तीफा दें और आपकी पार्टी है आपके किसी और साथी को बना देगी। और मोदी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको शायद ये अवसर मिल जाए कि आप राष्ट्रपति बन जाएं, क्योंकि आपकी पार्टी की अभी भी मेजॉरिटी है। आप बुद्धि से काम लें। इस ललित शर्मा 80 वर्ष की उम्र में एक शिक्षक नेता आपको समझाना चाहता है, और ये मत मेरा जो है अकेले का नहीं, हिंदुस्तान के अध्यापक, सारे अध्यापक एवं सभी विद्यार्थियों की तरफ से मैंने आपको ये बुद्धि देनी चाहिए। आप ये काम करें, आप ऐसा जीवन बना लेंगे जैसे पुनः आपको गंदे नाले से निकलकर गंगा में स्नान करने का मौका मिल गया हो। मोदी जी, हमारी इस सलाह पर आप खरे उतरे और देश को बचा लें, नहीं तो आप एक के बाद एक ऐसी गलती कर रहे हैं, कहीं देश हमारा दोबारा पराधीन ना हो जाए। ना तो आप चीन को निकाल सके हमारे देश से, ना चीन को मकान बनाने से रोक सके हमारी सरहद पर। आप अब कुछ करने लायक नहीं हैं। इसलिए आप अपने अंदर झांक कर देखें
और आप चुपचाप इस्तीफा देकर कह दें अपने दोस्तों को कि दोबारा बन जाए। हो सकता है ये खेल जब तक जमा रहे, जब तक आपको राष्ट्रपति बनने का मौका मिले। आप ये करिए, हमारी सलाह को मानिए। जय हिंद।